if Deepika is the topic of conversation, I've worked with her before she became a mother. There was no such thing like that. She was working, coming for workshops, no complaints, no asking for anything in that sort of way. And now she's a mother, and this is what she needs to, kind of be present with her child at a time when the first 2 years of the child. And Kareena did that. She changed the game for like all of the girls coming after her. So Ananya and Janvi won't stop until they are married. Ananya makes me wish we had fully AI generated actors. Chunky है तो मुमकिन है. She is the dal without तड़का. The chin filler is so evident. Why do you think? पापा का चक्कर बाबू भैया, पापा का सरनेम. भाई मेरा मन है मूवी देखने का, पर इसकी एक्टिंग देखने से अच्छा मैं ना देखूं. कोई और एक्ट्रेस होती तो देख भी लेता. अनन्या के चक्कर में I can't take risk. She has dharma except them who gave her any work. Karan Johar रोजगार योजना. In this video we are going to talk about why Ananya Pandey is being called a hypocrite and an opportunist. अनन्या पांडे की अपकमिंग मूवी चांद मेरा दिल 22 मई 2026 को रिलीज होने वाली है, जिसमें वो लक्ष्य लालवानी के ऑपोजिट नजर आएंगी. लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो यहाँ एक बेसिक सा क्वेश्चन उठता है, मतलब इतने सालों से ऑडियंस सेम कंप्लेन रिपीट करते आ रही है. पुअर एक्टिंग, वीक स्क्रीन प्रेजेंस और स्पेशली सॉन्ग्स में बिल्कुल लाइफलेस एक्सप्रेशंस. डांस हो या इमोशनल सीन, हर जगह एक ही फ्लैट वाइब आती है. ऐसा फील ही नहीं होता कि वो मेन कैरेक्टर हैं. कभी कभी तो साइड एक्टर्स भी ज्यादा कन्विंसिंग लगते हैं. और सबसे बड़ा इशू केमिस्ट्री. को स्टार्स के साथ वो नेचुरल कनेक्शन दिखता ही नहीं है, जिसकी वजह से सारे सीन्स फोर्स लगते हैं, ऑर्गेनिक नहीं. इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी अनन्या पांडे को इतने कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल रही है? क्यों हर नए प्रोजेक्ट में वही कास्ट होती हैं, जबकि इतने टैलेंटेड आउटसाइडर्स स्ट्रगल कर रहे हैं एक प्रॉपर चांस के लिए? सच बोलूं तो अगर कोई आउटसाइडर होता तो शायद 1-2 फ्लॉप के बाद ही उनको साइडलाइन कर दिया जाता. इतने चांसेस तो मिलते ही नहीं. अनन्या को खो गए हम कहाँ के लिए क्रिटिक्स अवार्ड मिला था, जिसे टर्निंग पॉइंट बोला गया उनके फैंस की तरफ से. मतलब सडनली नरेटिव चेंज हो गया. फिर उसके बाद कॉल मी बे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज का अवार्ड मिला. अब जिन लोगों को नहीं पता, ये सीरीज एक रिच साउथ दिल्ली गर्ल की स्टोरी है जो डाउनफॉल के बाद अपनी लाइफ को रीबिल्ड करती है. इसके लिए भी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस बोलना थोड़ा स्ट्रेच नहीं लगता? फिर यहाँ पर लिस्ट खत्म नहीं होती है. केसरी चैप्टर 2 के लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड, कंट्रोल के लिए परफॉर्मर ऑफ द ईयर और डेब्यू के टाइम भी फिल्म फेयर अवार्ड. क्या ये जेन्युइनली इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस थी, या फिर ये इम्प्रूवमेंट को ओवर सेलिब्रेट करने वाला केस है? क्योंकि रियलिटी तो ये है कि अनन्या की एक्टिंग एवरेज है. डायलॉग डिलीवरी रोबोटिक लगती है, एक्सप्रेशंस फ्लैट होते हैं और इमोशनल डेप्थ मिसिंग फील होती है. लेकिन फिर भी अवार्ड्स मिल रहे हैं कंसिस्टेंटली. मे बी ये सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं है. यहाँ पे कनेक्शंस, पीआर पुश और इंडस्ट्री बैकिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है. और सबसे आयरॉनिक चीज क्या है, जहाँ एक आउटसाइडर को एक सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी रिकॉग्निशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, वहीं अनन्या पांडे जैसे नेपो किड्स को एवरेज से अबव एवरेज परफॉर्मेंस के लिए भी अवार्ड मिल रहे हैं. Oh my god, I feel the pressure to say something funny right now because it was like a comedy category. But thank you so much, Vineet sir. Thank you. कुछ मंथ पहले एक इंसिडेंट हुआ था. जर्नलिस्ट विनय मिश्रा ने ओपनली कॉल आउट किया अनन्या पांडे को उनके डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर की वजह से. उनका कहना था कि पूरा सिचुएशन काफी आयरॉनिक था, क्योंकि रिसेंटली कॉल मी बे में अनन्या ने एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया था जो इंटीग्रिटी के लिए स्टैंड करती है, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती है और सच के लिए फाइट करती है. लेकिन रियल में क्या हुआ? जब एक रियल जर्नलिस्ट ने एक सिंपल और रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, ना कॉन्ट्रोवर्शियल ना प्रॉब्लमैटिक, तो उसको बाद में सप्रेस कर दिया गया. इवेंट पे उन्होंने प्रॉपर डिस्क्लेमर भी दिया था कि अगर किसी टॉपिक पे बात नहीं करनी है तो सीधा नो कमेंट बोल दो. और इंटरेस्टिंग पार्ट, अनन्या ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया और काफी पोलाइटली दिया. जर्नलिस्ट खुद बोल रहे थे कि वो काफी इम्प्रेस थे. उन्होंने अपने एडिटर से भी बोला शी हैंडल इट वेल और सब कुछ स्मूथली चल रहा था, सब कुछ प्रोफेशनल था. लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सडनली उस इवेंट की टीम से मैसेज आता है कि उस पर्टिकुलर आंसर को पब्लिश मत करो, जो चीज ऑन रिकॉर्ड बोली गई उसको बाद में हटा देना. और यहीं से पूरा इशू स्टार्ट होता है. जर्नलिस्ट का कहना था कि ये सिर्फ एक आंसर को सप्रेस करने वाली बात नहीं है, ये डायरेक्टली प्रेस की फ्रीडम को अफेक्ट करता है. उन्होंने हाफ डे स्पेंड किया सिर्फ 4 मिनट के इंटरव्यू के लिए और बाद में उसका इंपॉर्टेंट पार्ट ही रिमूव करने के लिए बोल दिया गया. अगर आप अनकंफर्टेबल हो किसी क्वेश्चन से तो पहले ही मना कर दो, लेकिन आंसर देने के बाद उसको इरेज करना, दैट्स अनफेयर. और उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि पीआर सिस्टम इतना कंट्रोलिंग हो गया है कि जर्नलिस्ट को अपना काम प्रॉपरली करने नहीं दिया जाता. अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है. अनन्या ने रिसेंटली दीपिका पादुकोण को सपोर्ट किया था जब उन्होंने 8 आवर वर्क डे वाली बात उठाई थी. उनका कहना था कि ये कम्प्लीटली रीजनेबल है कि एक वर्किंग मदर अपने चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहे और इंडस्ट्री को भी वर्क लाइफ बैलेंस को सीरियसली लेना चाहिए. देखो ये स्टेटमेंट काफी सेंसिबल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है जब आप इसको ओवरऑल पैटर्न के साथ कंपेयर करते हो. एक तरफ वो पब्लिकली एम्पावरमेंट और बैलेंस की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ उन्होंने ट्वीट लाइक किया है जिसमें आलिया भट्ट को ऑप्टिमिस्ट बोला गया था. मतलब सीरियसली, आलिया भट्ट
ऑप्टिमिस्ट है हम सबको पता है, और देखा जाए तो सारे नेपोज ही ऑप्टिमिस्ट हैं। और अनन्या खुद भी आलिया भट्ट को फॉलो करती हैं, और इंडस्ट्री में ये परसेप्शन भी स्ट्रॉन्ग है कि अनन्या पांडे खुद भी दूसरी एक्ट्रेसेस के रोल्स और ब्रांड डील्स के लिए कम्पीट करती हैं, कभी कभी उन्हें रिप्लेस करती हुई भी दिखती हैं। तो फिर किसी को ऑप्टिमिस्ट बोलना और इनडायरेक्टली सपोर्ट करना ये थोड़ा हिपोक्रिटिकल फील होता है। और ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अनन्या पांडे के ऊपर पास्ट में भी बुलिंग के एक्यूजेशंस लग चुके हैं, जबकि उसने एक बार सारा अली खान को बुली बोला था, जबकि वो खुद दूसरों को बुली करती थी। हालांकि हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि सारा अली खान भी बुली थी। कुल मिला के एक बुली दूसरे बुली को बुली बोल रही है, टू मच बुली। अनन्या खुद एंटी बुलिंग कैंपेन सो पॉजिटिव का फेस बनी हुई है। So I would actually hide from her in school because I used to be terrified. Like she's Mufat anyways. Like now also she says, but in school she was even more like Mufat and she used to really say anything. So I used to be like she's going to say something about me. Like what would she say? मतलब एक साइड पे एंटी बुलिंग का मैसेज और दूसरी साइड पे पास्ट कंट्रोवर्सीज। आज भी अनन्या की एक्टिंग एवरेज भी नहीं लगती। हर रोल में सेम साउथ बॉम्बे एक्सेंट, डायलॉग डिलीवरी रोबोटिक फील होती है, इमोशनल डेप्थ मिसिंग लगती है। और ऑनेस्टली सिर्फ उनका नहीं, आजकल काफी नेपो किड्स पे सेम क्रिटिसिज्म लगता है। सेम टोन, सेम एक्सप्रेशन, सेम फ्लैट इमोशंस, जैसे सब एक ही टेम्पलेट से निकले हैं। अनन्या एम्पावरमेंट, एंटी बुलिंग और फेयरनेस की बात तो करती हैं, लेकिन वो सिर्फ स्टेटमेंट या कैंपेन तक ही लिमिटेड रह जाती हैं। वो उनके एक्शंस और चॉइसेस में भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है ना, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रूमर्स ये कह रहे हैं कि अनन्या एक प्रोजेक्ट के लिए श्रीलीला के साथ कम्पीट कर रही थी, और ये कोई नॉर्मल कंपटीशन वाली बात नहीं लग रही है लोगों को, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है। श्रीलीला ऑलरेडी टॉलीवुड में अपना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्ड कर चुकी हैं, परफॉर्मेंसेज अप्रिशिएट हो रही हैं, फैन बेस ग्रो हो रहा है, और नेचुरली एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनको एक सॉलिड बॉलीवुड डेब्यू मिलेगा। लेकिन फिर क्या होता है? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनन्या ने अपनी इंडस्ट्री कनेक्शन यूज करके डायरेक्टर डेविड धवन और वरुण धवन के साथ मीटिंग्स की, सेम प्रोजेक्ट के लिए जहां श्रीलीला का नाम ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा था। और बस यहीं से रोल स्नैचिंग वाला नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग हो गया। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक लिमिटेड नहीं है। रूमर्स ये भी बोलते हैं कि धर्मा प्रोडक्शन के एक रोमांटिक ड्रामा जिसमें कार्तिक आर्यन का नाम भी जोड़ा गया था, ओरिजिनली शर्वरी या श्रीलीला के लिए कंसीडर हो रहा था, लेकिन लेटर वो प्रोजेक्ट अनन्या को मिल गया। हाँ, ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। फिर आता है 2025 का एक और केस। मैडॉक फिल्म के एक ज़ॉम्बी फैंटेसी टाइप प्रोजेक्ट के लिए इनिशियली सर्वरी को कंसीडर किया गया था, फिर सडनली रिपोर्ट्स आती हैं कि अनन्या इन टॉक्स हैं उस रोल के लिए। और एंड में क्या होता है? अनन्या प्रोजेक्ट से एग्जिट कर लेती हैं। रीजन दिया जाता है कि शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट है कॉल मी बेट 2 के साथ, और फाइनल कास्टिंग में जानकी और श्रीलीला को लीड बना दिया जाता है अलोंग साइड अभय वर्मा। अनन्या ने ड्रीम गर्ल 2 में नुसरत भरूचा को भी रिप्लेस किया था, और नुसरत ने एक वीडियो में बोला था कि अनन्या ने उन्हें रिप्लेस किया है। अब अगर अनन्या की ब्रांड डील्स की बात करें तो वो काफी बार दूसरी एक्ट्रेसेस को रिप्लेस करती हुई देखी गई हैं। स्केचर्स इंडिया में कृति सैनन को रिप्लेस करना, तनिष्क का न्यू फेस बनना, लिम्का के लिए तृप्ति डिमरी को रिप्लेस किया गया, और इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। 2024 के एंड तक उनकी ब्रांड डील 16 से बढ़ के 30 हो गई है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।